आइए एक खूबसूरत सेशन के लिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आपसे दरख्वास्त करता हूँ। मैं आपके लिए यही कह सकता हूँ कि जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को वहाँ फिर भी तसल्ली है कि तुम हो। मैं बड़े ही अदब के साथ आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि सर आप तशरीफ़ लाएँ, और साथ ही आपसे गुफ्तगू करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा आमना मिर्ज़ा साहिबा से कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। तो आइए, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा आमना मिर्ज़ा साहिबा से दरख्वास्त है कि वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब सभी साथियों को जो कि आज के इस बहुत ही खूबसूरत समा में हम सब के साथ हैं। नमस्कार सर। और हमारे साथ इस समय एक ऐसी शख्सियत है जिनको कोई परिचय या इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जब हम आवाज़ की बात करते हैं, जब हम रेडियो की दुनिया की बात करते हैं, सबसे बेहतरीन नाम आरजे नवेद साहब का। ज़ोरदार तालियों के साथ आइए सबसे पहले हम आपका जश्न अदब के इस बेहतरीन सेशन में स्वागत करते हैं। नवेद साहब, आपकी आवाज़ को सब लोग बहुत पसंद करते हैं, और जिस तरह से अभी शुरुआत का जब मैं बहुत ही दिलचस्पी से प्रोफेसर अशोक साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि किस तरह जो आवाज़ होती है या तो बाग की ओर लेके चली जाती है या कहीं कहीं बर्बादी की ओर लेके चली जाती है। तो इस बात से ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि आवाज़ जो होती है बहुत अहम होती है, और क्योंकि कम्युनिकेशन आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है। इसी से करते हैं शुरुआत। आप जब मैं आ रही थी यहाँ पर तो आपकी जो बेहतरीन आपके जो किरदार हैं, जो रोल हैं, जो ज़िंदगी में आप निभा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के डॉन में की बात हो या फिर बहुत ही बेहतरीन जो प्रोग्राम है सनसेट समोसा, इन सब की जो बेहतरीन एक लंबी जर्नी आपकी रही है आवाज़ की दुनिया में। शुरुआत करते हुए आपको क्या लगता है कि आवाज़ का, एक अच्छी वाणी का, एक मधुर वाणी का क्या महत्व होता है कम्युनिकेशन की दुनिया में? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो और मुबारक जश्न अदब को, माशाल्लाह 10 साल आज पूरे हो जाएंगे। आपने जो पूछा आवाज़ का, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आवाज़ एक ज़माने में बहुत अहमियत हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि अब नज़रअंदाज किया जाए उसे, लेकिन आवाज़ के साथ अक्ल का होना बहुत ज़रूरी है, और इस आवाज़ को अक्ल मेरे ही उस्ताद अशोक चक्रधर साहब यहाँ बैठे हैं, अगर ये ना नवाजते तो मेरे ख़्याल से मैं आज इस स्टेज पे भी ना होता, क्योंकि मैं इनका शागिर्द भी हूँ, मेरे कॉलेज में पढ़ाया है सर ने मुझे। आवाज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे लगता है कि सिर्फ आवाज़ से नहीं, अंदाज से बहुत कुछ कह सकते हैं, और आवाज़ के साथ एक मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत भारी आवाज़ें हैं, बहुत मुझसे मेरे ख़्याल से शायद 10 गुना ज़्यादा अच्छी आवाज़ होंगे, लेकिन या तो उनको सलीका नहीं बात करने का, या फिर हो सकता है कि वो दिमाग काम ना करता हो कि जब तक आवाज़ पूरी तरह मुकम्मल नहीं है, जब तक आप उसमें अपना दिमाग ना डालें। तो रेडियो पर बहुत सारे लोग शो करते हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे जूनियर हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ अगर आवाज़ का काम कर रहा हूँ तो इससे पहले रेडियो, उससे पहले भी मैं आवाज़ का ही काम करता था। मैं कस्टमर केयर में बैठ के 10-10 घंटे फ़ोन अटेंड करता था लोगों के, वहाँ हर तरह का इंसान था, मुझे गालियाँ भी मिलती थीं। तो मैं ये सोचता था कि अगर लोग कहते हैं कि आवाज़ अच्छी है तो फिर कुछ ऐसा करूं कि बहुत सारे लोग सुन लें। तो ये दिमाग की बात थी कि मैं दिमाग का इस्तेमाल करूं कि ये आवाज़ लाखों लोगों तक कैसे पहुंचे। तो उस ज़रिए को मैंने रेडियो समझा कि सबसे अच्छा ज़रिया है जिसमें, और आपसे तो सबसे गुजारिश है, पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, हो सकता है सुना हो, आवाज़ सुनी हो, लेकिन देखा पहली बार है। तो जितने लोगों ने भी देखा आज पहली बार है, मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि प्लीज़ अपने माँ बाप की कसम खाएँ कि देखने के बाद भी सुनते रहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग तस्वीर बना लेते हैं जहन में कि होगा कोई बहुत टॉल डार्क हैंडसम, और वो निकलता मैं हूँ, तो कभी कभी उनकी उम्मीदों पे पानी फिरता है। तो इसीलिए मैं बाहर ज़रा कम, अब तो खैर डिजिटल का ज़माना आ गया तो सब जानते हैं, लेकिन पहले मैं छुप के रहता था कि ये जो आवाज़ है इससे तस्वीर बनाता है इंसान। और रेडियो की खूबसूरती है कि लोग कहते थे, जब मुझसे नहीं मिलते, मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं कि यार तुमसे मिलना है, तो मैं कहता हूँ मैं आ जाऊँगा, तो कहते हैं नहीं यार इतने लंबे चौड़े आदमी को हम कहाँ बिठाएंगे, और उसे मालूम ही नहीं कि मैं 5 फीट में ख़त्म हो जाता हूँ। तो यहाँ पे ये एक चैलेंज है कि आवाज़ अगर
ऊपर वाले ने ऐसी दे रखी है तो ख़ुद को भी ऐसे बनाने की कोशिश करें। तो मैं अपनी हाइट तो नहीं बढ़ा सकता या मैं खूबसूरत नहीं हो सकता। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपना बिहेवियर अच्छा रखूँ, मैं लायक बनूँ कि लोग आवाज़ के अलावा भी मिलके खुश हों कि नहीं आवाज़ ही सब कुछ नहीं है, मिलके बहुत मज़ा आता है। तो हाँ, आवाज़ का ताल्लुक़ ये है कि मेरी आवाज़ निकलती है, लेकिन असल में जो दिमाग में घुसता है वो मेरा दिमाग और मेरी जहनियत और मेरी सोच घुसती है। तो आवाज़ और दिमाग दोनों साथ में काम कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नवेद साहब। और मैं बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों का आपने जिक्र किया कि उन्होंने आपकी आवाज़ डेफिनेटली सुनी होगी, पर शायद आज पहली बार आपसे मुलाकात कर रहे हैं, तारुफ कर रहे हैं, उनमें से मैं डेफिनेटली एक हूँ। और एक रूपरेखा थी जी, देखिए और भी हैं हमारे कई और भी हैं अन्य कई साथी। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम रेडियो में की दुनिया के साथ होते हैं और या रेडियो सुनते हैं तो आरजे के साथ एक हमारा जो एक संबंध होता है, एक जो कम्युनिकेशन होता है, लगता है कोई हमारा अपना ही हमसे बात कर रहा है। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम का जिक्र करा, दिल्ली के डॉन की बात हो गई या टोटल फिल्मी की बात हो गई। ये बात निसंदेह है कि जो आपका नाम है एक हाउस होल्ड नेम है, हर घर में आपको सब लोग जानते हैं। आपने अपनी बात को रखते हुए एक कलाकार के रूप में, अगर मैं यदि आपकी बात को समझूं कि आवाज़ के साथ साथ अकल बहुत ज़रूरी होती है। नवेद साहब, आजकल तो इन्फॉर्मेशन का दौर है, हम सुबह उठते हैं और एकदम सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं। तो फिर आरजे नवेद, आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खूबसूरत है, बहुत ही हर दिल को पसंद आने वाली आवाज़ है। फिर आज के दौर में जब हर दिन सुबह उठते ही हमारा मोबाइल हो जाए या हमारा टेलीविज़न सेट हो जाए या हमारे अपने का साथी हो जाए, क्योंकि आजकल का ज़माना जजमेंटल है, हम जज करते हैं, जो सही भी है, किसी को हम गलत सही नहीं कह रहे, लेकिन ये है, हम ऐसी बात को मान रहे हैं। फिर ऐसे दौर में आरजे नवेद अपने आवाज़ के जादू को अक्ल के साथ कैसे ब्लेंड करते हैं? बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि पहले ये हुआ करता था एक ज़माने में कि सिर्फ हमें ऐसा लगता था कि हम न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं या लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन अब डिजिटल हो गए, लोग इतने जहीन, मतलब दिन ब दिन जहीन होते जा रहे हैं। जो नई जनरेशन आ रही है वो शायद मुझसे 10 हाथ आगे जहीन है, तो उनको कुछ सिखाना या बताना वो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि लोग मुझसे इसलिए मोहब्बत करते हैं या इसलिए जानते हैं। मैंने ना तो कोई रेडियो का कोर्स किया है, ना मैंने मास कम्युनिकेशन किया, मैंने जामिया से BS किया, बैचलर ऑफ स्टडी, जिसका कुछ रेडियो से लेना देना नहीं है। मैं असल में लोगों से ही सीखा हूँ और लोगों तक पहुँचा देता हूँ उनकी चीज़ें, और मैं वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ जो चीज़ें उनको शायद डिजिटल पे ना मिले। या फिर जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, जहाँ से मैं हूँ, जिस गाँव से मैं हूँ, जब मैं रेडियो में आया था तो बहुत मायूस था इस चीज़ को लेके कि मीडिया में बहुत स्मार्ट लोग होते हैं और मेरी ज़ुबान भी अच्छी नहीं थी, मैं अंग्रेज़ी भी नहीं बोल सकता, और मैंने हिंदी भी उर्दू भी यहीं आके सीखी, वरना बड़ी अजीब सी ज़ुबान थी। लेकिन वहाँ के जो काम हो रहे थे, जिन लोगों से मैं मिला था, जो बहुत ही, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी आया तो बाहर कुछ लोग मिले, वो खुश होते हैं, तो मैं उस वक्त देखता हूँ कि उनके जहन में क्या चल रहा है। जब वो इंसान मेरे पास आया खुशी के मारे, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं अभी कहीं गया था तो वहाँ पे कुछ लोग आए, वो भीड़ लगी और फ़ोटो खींचने लगे, तो एक साहब दूर खड़े हुए थे, तो वो मेरे पास आ गए और बोले कि एक फ़ोटो आपके साथ। मैंने कहा हाँ आ जाइए। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और सेल्फी लेने के लिए क्लिक करने से पहले ही बोले, वैसे तुम हो कौन यार? अब ये कितनी मासूमियत की बात है, उसने ये सोचा कि बाद में पूछ लेंगे, पहले फ़ोटो ले लो, फिर मौका मिले या ना मिले। तो मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ, और बोले अच्छा हाँ, मैं ये सोच रहा था मौका छूट ना जाए, वो जानता नहीं था मुझे। तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया कि सब ले रहे हैं तो मुझे भी लेनी चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मैं रेडियो पे डालता हूँ। जैसे आज का ये वाक़या है, मैं कल शायद रेडियो पे सुना दूंगा, या मेरे महल्ले में या मेरे दोस्तों में, या मैं किसी शादी में जाता हूँ, हिंदुस्तान की शादियों में ख़ास तौर से, शादियों में ही नहीं, माफ़ करिएगा, मैं अगर किसी मैयत में भी जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ वहाँ भी कंटेंट ढूंढूँ। और क्योंकि इंसानी फितरत है वहाँ पर भी, लोगों के रोने के अंदाज, लोगों के रोते रोते बात करने के अंदाज, और नॉर्मल खड़े खड़े अचानक से रो जाना, मतलब हमारे यहाँ रुलाया जाता है। अच्छी खासी एक औरत जिसका मियाँ ख़त्म हो गया शायद 15 दिन पहले, नॉर्मल मटर छील रही है, आराम से बैठी है, उसकी फुप्पी आ गई और आते ही अरे तो बर्बाद हो गई, फिर वही शुरू, वही सारी चीज़ें। तो ये मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि ये क्या क्या होता है लोगों में, कितनी कितनी चीज़ें होती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ ये मैं लोगों को अपने किसी कंटेंट के ज़रिए या फिर रेडियो पे आवाज़ के ज़रिए, तो यही बात है कि मुझे थोड़ा सा लोगों ने अलग समझा। अदरवाइज़ मुझसे ज़्यादा ज़हीन रेडियो जॉकी हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसे रेडियो जॉकीज़ हैं जिन्होंने बाहर से कोर्स किए हैं और बाकायदा रेडियो समझ कर फिर रेडियो शुरू करा। मैंने लोगों को समझ कर रेडियो शुरू करा। हमारे हिंदुस्तान में एक भेड़ चाल है, एक इंसान कोई काम करता है शुरू में, आप पता नहीं कितने लोग वाकिफ़ होंगे,
ऑल इंडिया रेडियो था उस ज़माने में, जब मैं रेडियो सुन रहा था, जब बचपन था। ऑल इंडिया रेडियो में इतने ज़हीन और इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपने आप को बदल नहीं रहे। या हमारे यहाँ भी कुछ लोग, जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे जिम्मेदारी दी गई एक प्यार का शो करने की, कि आप प्यार मोहब्बत की प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो मुझे कहा गया जो रेडियो जॉकी हैं सीनियर आपके, वो आपको बताएंगे कि कैसे करते हैं प्यार का शो। तो मैं उनके साथ बैठ गया। अब वो शुरू हो गए, तो वो किसी लड़के को सॉल्यूशन दे रहे थे। वो परेशान था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया उसे, तो वो सॉल्यूशन दे रहे थे कि क्या हुआ। तो वो बोला डॉक्टर लव कहते थे हमें, कि डॉक्टर लव मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई है, 5-6 दिन हो गए, बात नहीं कर रही, फ़ोन नहीं उठा रही, गाली दे देती है और ये कह देती है पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी अगर तुमने मेरा पीछा किया, मेरे माँ बाप कह रहे हैं कि तुमसे दूर हो जाऊं, तो मैं क्या करूं। तो ये जो डॉक्टर लव थे जिनसे मैं ट्रेनिंग ले रहा था, क्योंकि इन्होंने पीछे वाले को ये देखा था ये करते हुए, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो उस लड़की के बारे में तुम सोचते रहो, रात को आसमान की तरफ देखा करो, जब चांद दिखे तो आंख बंद करके सोचना कि वो चांद का चेहरा वही लड़की है जिसको तुम प्यार करते हो। उसके लिए शायर बन जाओ, उसके लिए चॉकलेट्स लो, उसके लिए बुके खरीदो। एक ना एक दिन ऐसा होगा कि वो लड़की भागी आएगी और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिल जाएगी। मुझे नागवार हुआ कि ऐसा होता नहीं है। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ आई, क्योंकि ऐसी शो था वो। सेम प्रॉब्लम कि मुझसे बात नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, 4 दिन हो गए, पुलिस कंप्लेंट की बात कर रही है। मैंने कहा एक काम करो, दूसरी ढूंढो जितनी जल्दी हो सकता है। तो लोगों को शुरू में नागवार लगा, लेकिन मुझे भेड़ चाल पे नहीं जाना है कि हाँ एक चीज़ हो गई है बस उसी को करते रहते हैं। एक ज़माने में रेडियो ऐसे होता था कि यहाँ पे माइक रखा हुआ है, यहाँ चाय का प्याला है, और उन्होंने शुरू किया, आवाज़ें थी लता मंगेशकर की, और इतना लंबा पॉज के एक सिप लेके फिर रखे, फिर शुरू हो जाता। गाने को सराहा है इन्होंने, गाने की फरमाइश करी थी मुन्नी पिम्मी लखनऊ से, ये और वो चीज़ सालों तक चलती रही। मुझे लगा शायद कोशिश करके देखनी चाहिए कि इसको थोड़ा सा बदल सके। तो रेडियो मार्कोनी साहब ने इजाद किया था, एक साहब थे मार्कोनी, वो इजाद करके इंतकाल हो गया, चले गए। उन्होंने रेडियो बनाया था, ये नहीं बताया था कि इसका इस्तेमाल ऐसे करना है, अपनी अकल की बात है, जैसे चाहे इस्तेमाल करें। तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि अकल से थोड़ा थोड़ा आगे चलें और इसको चेंज करें। नवेद साहब, बातों बातों में आपने अपने ज़िंदगी कई पहलुओं से हमें मिलवाया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। आपने हमें अपने उस्ताद साहब से परिचय करवाया। आपने बताया कि आपने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं करी है, और इस बात पे मैं ज़्यादा जोर दूंगी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। तो आजकल बच्चों में ये बहुत है, अंडर ग्रेजुएट बच्चे पहली ईयर दूसरी ईयर में होंगे, कहेंगे मास मीडिया करना है। क्यों करना है भाई? क्योंकि या तो टेलीविज़न पे आना है या रेडियो पे आना है। आप मानते हैं इस बात को कि आज मीडिया का जो माध्यम है उसके काफ़ी विस्तार हो गया है। तो इसी बात से अब हम जो आरजे नवेद, एक रेडियो जॉकी, एक कलाकार के रूप में जिसने रेडियो की दुनिया में तब पहल करी, जैसे आपने कहा, आपने जब लोग कम थे और आपने वहाँ से एक बहुत ही अच्छा मयार स्थापित कर दिया। अब जब आप और देखिए कंटेंट की आपने काफ़ी बात करी है, और हमें आज क्योंकि हम श्रोता हैं, हम लोग लिसनर्स हैं, हमें हर दिन नया कंटेंट चाहिए। अब आरजे नवेद इस बड़ी चुनौती के सामने, जो इतने सारे लोग हैं जो हर दिन आपको सुनते हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कंटेंट आप हर दिन नया कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको बेस्ट आरजे अवार्ड मिल चुका है गोल्डन माइक पर, इंडियन आइकॉन के आपको अवार्ड प्राप्त है, और सनसेट समोसा को IRF पे भी काफ़ी पुरस्कार मिल रहे हैं। ये बात पे मैं जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एज अ कलाकार, एक आर्टिस्ट के रूप में, एक रेडियो जॉकी के रूप में, फिर आप आवाज़ के जादू को हर दिन अकल के साथ कैसे मिलाते हैं? क्योंकि हमें तो नया कंटेंट चाहिए हर दिन। हाउ डू यू देन बैलेंस आर्ट विद कंटेंट? क्योंकि आपको चाहिए तो आप ही से मिल जाता है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं लोगों से जितना मिलता हूँ, मुझे मेरा रोज़ का एक शो तैयार हो जाता है। मैं अपने ज़ाती तौर पे एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि आप समझ पाएंगे कि मैं ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़ा बस मेरा काम यह है कि मैं एक ज़रिया बन गया हूँ कि मैं रेडियो सेट पे जाकर आपको सुना दूँ, वरना सारा कंटेंट आपसे लोगों से ही मिलता है। हद तो यह है कि मैं रेडियो पे कभी कभी जब गाने चल रहे होते हैं, 2-3 काम ही होते हैं, गाने चलते हैं, एड्स चलते हैं, या हमारी आवाज़ आती है। जब गाने चल रहे होते हैं तो मैं गाने नहीं सुनता, हालांकि ये बहुत अजीब है किसी रेडियो जॉकी के लिए। मैं उस वक्त अपने फ़ोन की लाइन ऑन करके उन लोगों से बात करता हूँ जो लोग सुन रहे हैं। उनसे कंटेंट इतना मिलता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मैं एक एग्जांपल हर जगह देता हूँ। ये देखिए ना, कितनी खूबसूरती की बात है, हमारी दिल्ली के ही लोग, हालांकि रेडियो अब तो डिजिटल पूरी दुनिया में जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक जवान लड़का कॉलेज का, उसने मुझे लाइव शो जब चल रहा था फ़ोन किया और कहा कि मैं ऐसे ही बताता हूँ जैसे उसने कहा था मुझसे, कि
नवेद जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड है शोभा, उसका बर्थडे है, तो आप उसका मुर्गा बना दो। मैं एक प्रैंक करता हूँ, लोगों को फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा क्योंकि उसूल भी हमारे यहाँ ये है कि पहले मेल करें, फिर उसको वो हम मिर्ची पे पहुँचाएँ, फिर वो अप्रूवल दें। तो मैंने कहा ऐसे मुमकिन नहीं है, आप हमें मेल करिए। बोला सर शोभा मेरी गर्लफ्रेंड है, आज उसका बर्थडे है, मुर्गा बना दो। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं बन सकता, आप मेल करिए। बोला प्लीज़ बना दो, आपको आपकी माँ की कसम है। तो यहाँ पे मुझे इसकी ऐसी मासूमियत लगी कि यार बताओ कितनी मोहब्बत करता होगा कि कसम भी दे रहा है। मैंने कहा फिर भी मैं मजबूर हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे भी बॉस हैं, वो परमिशन नहीं देते हैं। कहने लगा देख लो, माँ की कसम दे रखी है, कभी मर जाती है जब कसम देते हैं हम। अब बजाय गुस्सा आने के मुझे और प्यार आने लगा कि ये कितना बेचैन है। मैंने कहा कौन है शोभा? कहने लगा शोभा मेरी मोहब्बत है, शोभा मेरी ज़िंदगी है, शोभा से प्यार करना है, शोभा के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, आप उसको कॉल करो, मुर्गा बनाओ। तो मैं कॉल करने लगा, तो मैंने कहा तुम चुप रहना, तुम चुप रहना, मैं उसको कॉल करूंगा और उसको थोड़ा सा डराएंगे, फिर बता देंगे। तो जैसे ही कॉल करने लगा तो एक मासूम सी आवाज़ आई उसकी और ऐसे बोला नवेद जी उसका दिल मत तोड़ना, क्योंकि शोभा मेरी जान है, शोभा मेरी ज़िंदगी है, शोभा से मोहब्बत है। अरे मैंने कहा नहीं तोड़ रहा भैया दिल। मैंने इनकी गर्लफ्रेंड को कॉल किया तो वो फ़ोन बंद जा रहा था उनका। मैंने कहा आपकी गर्लफ्रेंड शोभा का फ़ोन बंद जा रहा है। बोला ओ हो, एक गर्लफ्रेंड और है शिल्पा, उसको मिला के देखो। और अब मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, मैंने ये सिर्फ रेडियो पे डाल दिया क्योंकि वो उस वक्त लाइव था। अब लोग समझते हैं कि नवेद कर रहा है, असल में कर नहीं रहा हूँ। ये सब वो लोग कर रहे हैं जिनसे मैं सीख रहा हूँ, या जो मुझे रेडियो पे रोज़ मिलते हैं, उन्हीं का मैं लोगों को बता देता हूँ। तो मेरे लिए ये आसान हो जाता है रोज़ का कंटेंट बनाना। तो चाहे वो डिजिटल हो, डिजिटल पे भी मैं जितना कंटेंट बना रहा हूँ वो लोगों से सीख कर। मैं जहाँ से हूँ, मेरा गांव यूपी से हूँ मैं, और यूपी में एक बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ से हूँ। तो हमारी ज़ुबान बड़ी अजीब सी है। तो पहले मैं शर्माया करता था कि यार ऐसा ना हो कि लोग मीडिया में वैसी अंग्रेज़ी में बात करते हैं, तो मैं हमारे लिए इतना बड़ा था दिल्ली आना, आप यकीन करिएगा इतना बड़ा था। जब कोई दिल्ली आता है तो उसको क्या चीज़ें मुतासिर करती हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, या फिर बहुत बड़े मॉल्स, या फिर सिनेमा हॉल, या फिर गाड़ियाँ। हमें इन चीज़ों से मुतासिर नहीं किया। हम 3 दोस्त आए थे, हम हिल गए थे ये देख के और इतने मुतासिर हुए और इतने खुश हुए जब हम जी के गए और हम तीनों ने एक साथ कहा अबे यार लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं। मतलब हमने कभी ज़िंदगी में ये नहीं देखा था कि कहाँ पहुँच गई दुनिया और क्या हो गया। तो इस माशरे का था मैं बिल्कुल बेतकल्लुफ़ बताऊँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जैसे तैसे करके पढ़ाई हो गई। तो जो गाँव की ज़ुबान थी मैं उसको छुपा रहा था, मुस्तकिल छुपाता था, ये सोच कर के यार ऐसा ना हो कि कहीं मुझे लोग कम समझने लगे। और मैं बनने की कोशिश करता था, मैं ऐसा जताने लगा था लोगों को कि मुझसे अंग्रेज़ी भी आती है, मैं बहुत स्मार्ट भी हूँ। और वो पूरी रात बेचैन रहता था मैं। जैसे हमारे यहाँ बातें होती थी आपस में, वीकेंड्स ही नहीं पता था कि क्या होता है। मंडे को बातें होती थी ऑफिस में मिर्ची में, तो तुमने क्या किया वीकेंड पे, तो आपस में लोग बात कर रहे हैं, क्लब गए थे हम, ये गए थे। अब मुझे ये था कि मैं भी इन जैसे ही बनूं। अब मुझसे पूछता सो नवेद हाउ वाज योर वीकेंड, कैसा रहा वीकेंड? मैं भी क्लब गया, इन्जॉय किया। और हकीकत ये थी मैंने सिर्फ कपड़े धोए थे अपने, क्योंकि अकेला रह रहा था मैं, तो कपड़े खुद धोने पड़ते थे। ये ज़िंदगी जीते जीते मैं थक गया था, क्योंकि मैं गलत हो रहा था उस वक्त कि मैं वो बनना चाह रहा था जो मैं हूँ नहीं। एक दिन मैं खुल गया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, ज़ुबानी तो है, किसी को गाली तो नहीं दे रहे, अंदाज़ होता है अपने अपने हर शहर का और हर गांव का। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम सब बहुत बड़े शहरों से हों, हो सकता है कोई गांव से हो, बाद में शहर आ गया हो। तो मेरे जो गांव की ज़ुबान थी उसको मैं छुपाता था। मिर्ची ने एक जिम्मेदारी दे दी मुझे कि नवेद एक काम करो, तुम मूवी रिव्यू करो जैसे हर जगह होता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। बोले लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए ना तो न्यूज़पेपर में हो, ना किसी मैगजीन में हो, ना किसी डिजिटल पे हो, तुम्हें करना है। तो मैंने कहा ठीक है। पहली मूवी इन्होंने दिखाने के लिए भेज दिया जब तो, और पहली मूवी दिखाई मुझे अंग्रेज़ी, एक टाइटैनिक बहुत बड़ी फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी थी, वो दिखा दी। अब मैं देख के आ गया, अच्छा सिनेमा हॉल में क्या था मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ी में थी, एक लफ्ज़ नहीं आता था। तो मैं यहाँ भी लोगों जैसा बन रहा था, कोई अगर ऐसे मूवी देख के हंस रहा है तो मैं भी और कोई ये कह रहा ओ माय गॉड तो मैंने भी कह दिया ओ माय गॉड, ताकि इस पे इंप्रेशन पड़े कि मैं तुझ जैसा ही हूँ। वापस आ गया, अब लाइव जा रहा हूँ तो मेरे हाथ कप आ रहे हैं कि मैं कहूँगा क्या, अंग्रेज़ी मूवी है। और ये उस दिन मेरा इम्तिहान था। ये कहा गया था कि हमारे CEO भी आए हुए थे दिल्ली में इत्तेफाक से, बॉम्बे से, कि वो भी सुन रहे हैं, जाओ पहला रिव्यू करो मूवी का। पता नहीं आप कितने लोगों ने मूवी देखी है वो टाइटैनिक, जिसमें जहाज़ डूब जाता है। अब जब मैं लाइव जाने लगा, मेरे ख्याल से 1 मिनट रह गया होगा कि मेरे गांव से मेरे दोस्त का फ़ोन आया
और मैंने फ़ोन उठाया घबराहट में, तो बोला तू घबरा क्यों रहा है? मैंने कहा तू नहीं समझ पाएगा, मुझे मूवी का रिव्यू करना है और ये अंग्रेजी मूवी थी। तो बोला जो जुबान है उसमें ही कर दे यार। तो मैंने कहा क्या कह रहा है? बोला गांव की जुबान में कर दे। आप यकीन करिएगा उस दिन मैंने ये हिम्मत करके कि या तो आज नौकरी नहीं बचेगी या कम से कम ये तो होगा कि डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डिफरेंट करें। तो मैं आपको बताता हूँ करके कि मैंने क्यों किया था। एक ज़माने से मिर्ची पे रिव्यू हो रहे हैं हर रेडियो पर, मूवी के बारे में बहुत आमतौर पर बताते हैं लोग। तो मैंने कुछ ऐसे बताना शुरू किया और जितने मेरे गाँव की चीज़ें थी मैं सब जहन में रखे हुए था और वो मूवी में डाल रहा था। तो मैंने ऐसे शुरू किया कि यूँ लक्कड़ का इतना बड़ा जहाज बना दिया है कप्तान साहब ने। अब जहाज चल रहा है, जहाज में खड़ा है हमारा लौंडा जैक और वाह के साथ वाह की छपरिया खड़ी है। अब जहाज चले जा रहा है, जैक कह रहा है छपरिया सबसे आगे आके हाथ चौरा ले। छपरिया कह रही मैं ना चौरा रही, मेरे तो बगल के बाल बढ़ रहे हैं, अभी रहने दे। अब चले जा रहा है, जहाज चले जा रहा है। गार्ड साहब की जिम्मेदारी थी आप सामने आइसबर्ग देखें, वह चुम्मा देखने लगे। अब आज चुम्मा के चक्कर में पूरा आइसबर्ग घुसा दियो जहाज में। अब तड़प रहे हैं क्योंकि मैं ये देख रहा था कि जितनी गांव में चीज़ें होती थी, मिसाल के तौर पे छपरिया बोली जैक जहाज तो डूब गया हो, अब जा भी ना सकते, क्या करें। जैक बोलो मैं भी बोर हो रहा हूँ, चल कोई खेल खेलें। छपरिया बोली क्या खेल खेलें? जैक बोले चल वो खेलें गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक। अब जब मैंने ये बोला 50 कॉल आ गई होंगी, भैया ये गेम कौन सा है गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक? हम एक्चुअली अपने गाँव में खेलते थे। एक लड़का ऐसे खड़ा हो जाता था और उसका हाथ पे सारी उंगलियां नीचे लगाई और उसने कहा गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक, तो जिसकी उंगली आ गई वो आउट हो गया। ये हमारे खेल थे। तो मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ रेडियो पे डाली उन 4 साल तक, जिसकी वजह से वो पहला मूवी रिव्यू था कि लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि फिर मैं 4 साल तक उसी आवाज़ में करता रहा। और मिर्ची ने भी मजबूरन कहा कि हमें तो अब इसी आवाज़ में चाहिए और इसी अंदाज में चाहिए। तो मुझे लगता है अपनी जो आप हैं, रूट्स जो हैं, अगर आपको कभी ये लगे भी कि उसकी तरफ से आप शर्मिंदा हो रहे हैं तो वो शायद गलती होगी। मुझे तो बहुत बाद में एहसास हुआ। तो ये मैं अब चीज़ें इम्प्रूव कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, तो जो चीज़ें मजबूत हैं मेरी मैं उसको आगे चला दूँ और वो चल भी रही हैं। बहुत बेहतरीन नवेद, बहुत ही बेहतरीन। और आपने अपनी बात में जो एक सबसे ज़रूरी अहम बात रखी कि आप ख़ुद क्या हैं, आपकी जो अपनी पहचान है, आपकी जो अपनी रूट्स हैं। मैं इसी से अपना अगला सवाल रखूं क्योंकि आज आपने बात करी कि किस तरह इंसान अपने आप को कहीं खो रहा है। और जो आज का युवा जनरेशन है, जब मैं यूनिवर्सिटी या क्लासरूम में जाती हूँ तो युवा वही वाले आज उस रैट रेस में है कि हमें कुछ बनना है। और उसमें एक अहम बात है बनने में कि हमारी जो भाषा होनी चाहिए, बोलने का तरीका होना चाहिए, वो अंग्रेज़ी होना चाहिए। ये है नवेद, ये बात है। तो अगर आप अपने रोल को एक सामाजिक स्तर पर देखें, आपकी आवाज़ हर घर तक जाती है, आपका जो रोल है वो सब उसे प्रेरणा पाते हैं, तो फिर आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देंगे कि वो क्या इस रेस में लगे रहें? क्योंकि इसके लिए काफ़ी पूरा काफिला है, इंस्टीट्यूशंस चलाई जा रही हैं कि आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है। कोई भी भाषा सही या गलत नहीं होती, सभी भाषाएं अच्छी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये रूरल और अर्बन जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, शिक्षा से लेकर कला तक। तो इस चुनौती को हम कैसे पूरा करें? जो अंग्रेज़ी की बात कह रही है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी अगर मुझे आती होती तो शायद और मुझे कुछ फ़ायदा हो जाता। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस ज़ुबान में आप कंफर्टेबल है, बल्कि मैं सोचता ही हिंदी में हूँ, जिस ज़ुबान में आदमी सोचे उसमें बात करे। और मुझे लगता है जब सामने वाला भी बहुत अच्छी तरह हिंदी जानता है तो मैं कोशिश करता हूँ। मैं तो एक जगह कहा था कि मुझे तो बहुत छोटी और आरामदेह ज़ुबान लगती है हिंदी, बहुत इत्मीनान से और बहुत छोटी और वक्त बचाती है। तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया था कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं वो दुनिया की कोई लैंग्वेज उसका टक्कर ले ही नहीं सकती। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई बात कर रहा है और उसकी बात आपके समझ में ना आए, उसने क्या कहा, तो आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आई एम सॉरी, पार्डन प्लीज, है ना, आई एम सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। इतना लंबा हिंदी में अगर समझ में ना आए, बस हमें ये करना है कितनी ताकत और कितना प्यार है हमें, और वो समझ में जाता है कि दोबारा बताना है। तो ये जुबान तो ऐसी है, इसमें तो हमने कुछ चीज़ें खुद इजाद करी हैं और वो इशारों से समझ जाते हैं कि लोग कहना क्या चाह रहे हैं। अंग्रेज़ी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि किसी ज़ुबान का, मैं सिर्फ अंग्रेज़ी की बात नहीं कर रहा। मैं बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल हो सकता हूँ कि सारे जितने रेडियो फ्रेटर्निटी है, जितना रेडियो हमारी दिल्ली में फैला हुआ है, मैं वाहिद शख्स हूँ जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती।
वरना हमारे यहाँ जितने रेडियो जॉकी हैं वो सब अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हैं, बल्कि उनकी आप दूसरी ज़ुबान कहें तो वो अंग्रेज़ी है। वो घर में भी अंग्रेज़ी में बात करते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं। मैं नहीं बोल पाता, लेकिन ये शुक्र है ऊपर वाले का और आपकी मोहब्बत है कि लोग पसंद करते हैं मुझे और मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा उसी ज़ुबान से बात करनी चाहिए जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। और स्टूडेंट से तो जो लोग आ रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि ज़ुबान का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता। प्लीज़ वो ना बने जो आप हैं नहीं। ये ओरिजिनलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, मतलब वो बनने की, अब बन भी गए तो कितना लंबा बन जाएंगे और कितनी कितनी कोफ्त होगी आपको कि आपको पे कितना जोर। मैं अभी अंग्रेजी में बात करने लगूँ आपसे, मुश्किल से 5 मिनट के बाद मैं थक जाऊँगा, यार कितना बोलूँ, कितना सुकून पड़ता है कि जो मैं हूँ वही रहूँ। तो वो चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे पंजाबी हो, हिंदी हो, तो वही रहें जो आप हैं, बनने की कोशिश ना करें आप। बहुत बेहतरीन। तो चलिए अब इसी के साथ आरजे नवेद को और उनकी स्टूडियो की लाइफ की ओर लेके जाते हैं। आपका सोशल मीडिया अकाउंट काफ़ी हिट है। अब ये हम रैपिड फायर करेंगे, आप बहुत लंबी अपने हमें आइडियाज़ में बिल्कुल घुमा देते, रैपिड फायर है अभी। सबसे बेहतरीन कोई सा कमेंट जो आपने कभी सोशल मीडिया पे देखा और जो आपको याद हो, आपके लिए, आपकी तारीफ करते हुए? एक था कि भाई एक चांटा खा ले मेरे कहने से। मतलब मुझे ये भी नहीं मालूम मैंने गुस्सा क्या किया। कमेंट्स पे तो मैं जब पढ़ता हूँ तो पता नहीं, दुनिया की कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं उससे रिलेट ही नहीं करती जो मैंने डाला है। जैसे मिसाल के तौर पे यूट्यूब पे कुछ डाला और नीचे पढ़ रहा हूँ, कुछ तो रिलेटेबल होगा, ऐसे ऐसे आ रहे होंगे, अच्छा है, बुरा है, ये है, बुरा है, ये है, बुरा है, कि बीच में ही आ जाएगा और भाई तेरे घर का गीज़र चल रहा है या तेरा बल्ब ठीक है। तो मुझे ऐसे कमेंट्स पे बहुत हंसी आती है कि यार ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, पता नहीं नशे में लिख दिया है या क्या कर दिया है। तो मैं वो अलग से पकड़ लेता हूँ। तो कमेंट्स, गालियाँ भी पड़ती हैं मुझ पे, मोहब्बत भी मिलती है, हालांकि तादाद बहुत ज़्यादा है मोहब्बत देने वालों की। कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, कुछ लोगों को गलत लगता है कि ये कंटेंट में मज़ा नहीं आया या आपको खामखा ऐसा बना दिया है। तो कमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने बहुत बुरा लगाया हो मुझे, इतना वक्त भी नहीं होता कि मैं अब एक्चुअली पढ़ूँ। बहुत सारे होते हैं, जब शुरुआत में थे 15-20 तो नज़र पड़ जाती थी, अब वो हज़ारों की तादाद में है, तो वो एक टीम है वो देखती रहती है। ओके, आरजे नवेद के स्टूडियो के सबसे यादगार लम्हों में से कौन से लम्हे हैं? सबसे यादगार जो लम्हा है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, मेरी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं लंबा चौड़ा इंसान नहीं हूँ। तो हमारे यहाँ एक चीज़ होती है, कभी कभी हम बाहर से शो करते हैं। अच्छा। मॉल में जाके, तो उसमें क्या होता है, उसमें शीशे का ग्लास बनाया जाता है, एक कैबिन सा, और उसमें रेडियो जॉकी जाता है और लोग देख भी सकें और रेडियो पर लाइव जाएँ। तो मैं पहली बार गया तो लोगों ने मुझे देखा नहीं था, तो वहाँ पर मेरा कोई फ़ैन आ गया। अब उन्होंने मुझे देखा और वो पास आए, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, बुल्स खड़े हुए थे ताकि ज़्यादा लोग ना आए। वो मेरे पास आए, अब मुझसे कहने लगे कि मैं अंदर आ जाऊँ। मैंने कहा आपको तो इजाज़त नहीं है ऐसे। और अंदर जिन्होंने हमें बुलाया था, जो हमारी स्पॉन्सर थे हमारे, उन्होंने अंदर पिज़्ज़ा विज़्ज़ा मंगा के रखा हुआ था, खाने पीने की चीज़ें। तो मैं बाहर खड़ा था कैबिन के, मैंने देखा कि वही फ़ैन बग़ैर इजाज़त अंदर गया और उसने खाना पीना शुरू कर दिया। तो मुझे बस ये लगा कि जब इनको मना किया और इजाज़त के साथ, तो मैंने अपने इंजीनियर से कहा जो टेक्निकल है, मैंने उन्हें बुलाया कि ये जो बुल से कहो कि इनको कहें यार कि बग़ैर इजाज़त क्यों आए अंदर। अब वो बुल से कहने चला गया, अब मैं उनके पास चला गया जो फ़ैन थे। अब शीशे में मैं और वो फ़ैन खड़े, बुल आ रहा है सामने से, सिक्योरिटी वाला अंदर आके मेरा गिरबान पकड़ा और बोला बाहर चल। और मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, तो मुझसे बोला कि समझ में नहीं आता तेरे, जब कहा है तुझसे परमिशन के बाद आना है तो बिना परमिशन के आ गया। क्योंकि वो इंसान बहुत लंबा चौड़ा था, तो उसको लगा नवेद वो है, कभी देखा नहीं था, और वो खुद ही पिज़्ज़ा मुंह में था आधा और खुद ही बोला मुझे जाना है बाहर मुझे। तो मुझे अंदाज़ा हुआ यार ये लंबा चौड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है इस आवाज़ के साथ, वरना हमेशा, तो ये मुझे हमेशा मोमेंट याद रहता है। बहुत बेहतरीन। ओके, आरजे नवेद रेडियो के साथ हैं, रेडियो को और आगे लेके जाने वाले हैं। फ्यूचर में रेडियो से रिलेटेड आपका ड्रीम प्रोजेक्ट? आपने तो रेडियो पे धमाल मचा रखा है। मेरे ख्याल से रेडियो पे तो हो गया जितना कर सकते थे, और हकीकत यही है कि क्योंकि तस्वीर सिर्फ रेडियो के नहीं दुनिया की बदल रही है, ख़ास तौर से डिजिटल होने की वजह से। तो रेडियो पे जितना हो सकता था हो गया। अब रेडियो की तस्वीर बदल जाएगी। अब मैं आपको सिर्फ रेडियो पे नहीं, मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और हमारे ऐप्स जब आएंगे, एक बहुत छोटी सी आपकी दुआओं से कंपनी शुरू कर दी है, उस पर अब नया नया कंटेंट आएगा। तो रेडियो से अब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल ज़्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह।
ओके नवेद, आपने बहुत अच्छी बात रखी कि फ्यूचर जो है मीडिया का, उसके बारे में आपने कुछ हमें रुख कराया। मुझे याद है पिछली बार जब जश्न अदब में अशोक सर हमारे साथ थे और OTT पर बहुत बेहतरीन चर्चा हो रही थी, मैं वहीं से ये वाली कहानी शुरू करूँगी। अशोक सर ने बहुत बेहतरीन बात बताई कि OTT पे बहुत काम है, सबके लिए बहुत काम है। आप क्योंकि मीडिया की तस्वीर बदल रही है, तो आपके अनुसार एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इस बदलती हुई तस्वीर में, जहाँ हर दिन नए रंग आ रहे हैं, जहाँ हर दिन एक नया चैलेंज आ रहा है, जहाँ हर दिन एक नया किरदार आ रहा है, फिर आर्टिस्ट के लिए फिर मयार क्या है स्टेबिलिटी का? देखिए, ये चेंजेस मुझे लगता है ये आने भी चाहिए। कुछ लोगों को दुश्वारी होती है ऐसे, लेकिन मुझे लगता है कि आने चाहिए, वरना एक चीज़ हो जाती है वो कि एक ज़माना हुआ करता था कि मोनोटनस सा होने लगता था कोई भी चीज़। रेडियो ही चले जा रहा है तो रेडियो ही चले जा रहा है 25 साल तक, और लोगों को कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको रेडियो पे आने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ये चेंजेस होने बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो OTT हो, चाहे वो डिजिटल हो जाए, चाहे सिनेमा को किसी और तस्वीर में ले जाएं, लेकिन ये चेंजेस आने ज़रूरी हैं। उसकी वजह ये है कि जितने चेंजेस आएंगे आम आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि उनको कंटेंट तरह तरह का मिलेगा। वरना एक ज़माना होता था सिर्फ जो दूरदर्शन पे दिख रहा है वो देख लीजिए, वरना आपको कोई और चॉइस नहीं है ना। अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, या जो मिर्ची पे सुनाई दे रहा है वो देख लीजिए, चाहे वो अच्छा या बुरा हो। अब इतनी चॉइसेस खुल गई हैं कि आप खुद हकदार हैं और ख़ुद चूज़ कर सकते हैं कि मैं ये देख सकता हूँ। पहले हम दिखाया करते थे या सुनाया करते थे, अब फ़र्क ये हो गया है कि आप सुनवा रहे हैं हमसे, या आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि हमें ये दिखाओ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि चेंजेस आएँ, OTT पे जाएँ लोग, डिजिटल पे जितना हो सकता है, बाहर खड़े होकर थिएटर में, सड़क पे, लेकिन ये चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। नवेद साहब से हम बात कर रहे थे आवाज़, और जो आज का सेशन का जो शीर्षक था वो है आवाज़ के जादू। नवेद साहब, आपकी आवाज़ में तो डेफिनेटली जादू है। क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिस करते हैं या ये इनबिल्ट है, या ये भी जैसे आपने कहा कि आप गांव से आए और आपने जैसा रफ्तार थी उस हिसाब से बैटिंग करते गए? नहीं, आवाज़ के लिए तो कुछ भी नहीं किया। लोगों को लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक्सरसाइज से काम होता है। मैंने तो कभी नहीं किया, ना ही मैंने तजर्बा किया इस चीज़ का। हो सकता है असर पड़ता हो, लेकिन मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, और बहुत अच्छी भी नहीं आवाज़, नॉर्मल है। बस ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, बहुत अच्छी आवाज़ों के लोग हैं। मतलब इसी रूम में शायद 10 लोग ऐसे निकल आएंगे जिनकी आवाज़ मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मुझे थोड़ा सा अंदाज आ गया है, बस अंदाज। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर मैं ये कहूँ भारी आवाज़ में कि किसी आदमी को ब्लड चाहिए, हम रेडियो पर अक्सर ब्लड डोनेशन के लिए कहते हैं। अगर मैं चिल्ला के कहूँ भारी आवाज़ के साथ तो उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आवाज़ अगर बारीक भी होगी और मैं उसमें इमोशंस डाल दूंगा। मैं आपको एग्जांपल इसलिए देता हूँ, जो सर्दी चल रही है, रात मेरे ख्याल से 4 डिग्री था हमारे दिल्ली में। DND जो है, DND जहाँ से नोएडा जाते हैं, वहाँ जब आप जाएँ तो सीधी तरफ देखिएगा, वहाँ झुग्गियाँ। तो 4 साल पहले इतनी ही ठंड में झुग्गियाँ जहाँ हैं छोटी छोटी, वहाँ बरसात पड़ गई थी, बारिश हो गई थी दिल्ली में। तो मैं ये सोच रहा था कि यार बारिश हो गई, इनके कपड़े भीग गए होंगे, कितने दिन में सूखेंगे इनके कपड़े और लिहाफ और गद्दे। तो मैं ये भी कह सकता था नॉर्मल, जाइए उनकी हेल्प करिए, लेकिन मैंने इमोशंस डाले। मैं आपको बिल्कुल यही बताता हूँ, जब मैं रेडियो पे गया, मैंने माइक ऑन करा, सुबह 7 बज गए थे, कोहरा हो रहा था, कड़ाके की ठंड थी। मैंने कहा अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, 12 साल तक मैंने आपका साथ दिया है, अगर प्यार करते हैं तो आप वो करते रहिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मुझे नहीं दिख रहे थे लोग कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैं अज्यूम कर रहा था। तो हमारी दिल्ली में इस वक्त अगर मैं माइक ऑन करूँ सुबह में, तो तकरीबन 48 लाख लोग सुनते हैं। तो मैंने कहा कि जो मैं कहता रहा हूँ वो करते रहिए। अब मैं ये मान रहा था शायद कर रहे होंगे। फिर मैंने कहा कि आप जब गाड़ी में ऑफिस जा रहे हैं, जिस गाड़ी में, उसका एक शीशा थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। अब मुझे नहीं मालूम लोगों ने करा नहीं करा, मैं मान रहा था शायद 5 लोग कर दें, किसी ने कर दिया होगा। अब मैंने कहा कि जब शीशा नीचे कर दिया कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अपने उंगली का एक पोरवा ये जो एक हिस्सा है, इसको शीशे के बाहर ले आइए। अब मुझे नहीं मालूम कि कर रहे होंगे नहीं, लेकिन मुझे यकीन था कि शायद कर रहे हों। जब आप बाहर ले आएँ तो 1 मिनट तक ऐसी रखिए अपने पोरवे को। अब अंदर लीजिए और ये देखिए कि पोरवे का क्या हाल हो गया है। जो आपके इस पोरवे का हाल है, उसी हालत में वहाँ पर लोग हैं जो बारिश में भीग चुके हैं। तो अगर आपके पास अभी भी कोई गर्म कपड़ा है या वो है, तो अभी आप पहुँच जाएँ। देखिए, ये सिर्फ उनको समझाना, उनके दिमाग पे चोट मारना कि ये मेरे साथ हो सकता है। देखिए, मुझे नहीं मालूम उस दिन कितने लोगों ने सुना, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि जिसने भी ये करा होगा तो उसको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा, पहुँचे होंगे वहाँ पर, और पहुँचे वहाँ पर लोग। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग पहुँचे। तो आवाज़ से ज़्यादा इमोशंस और दिमाग का ताल्लुक़ है, जहाँ तक रेडियो की बात है। बहुत ही खूबसूरत आपने आवाज़ के जादू को अकल और इमोशन से जोड़ा।
मेरा आखिरी सवाल इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बुलवाऊं, इसी से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि जब हम खाना बनाते हैं और दूसरों के लिए बनाते हैं तो उसमें कुछ फ़र्क होता है, टेस्ट में फ़र्क होता है। आपने बात करी कि आपके बहुत सारे व्यूअर, आपके बहुत सारे लिसनर्स होते हैं रेडियो पर। क्या कभी आपने अपना शो सुना, फिर कैसा लगता है जब आप अपना, क्योंकि हम तो जब आपको सुनते हैं आपके लिए तारीफ के साथ होते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरी दुनिया में ले चली जाती है। ये तो आवाज़ का जादू है जो अकल और इमोशन के साथ है। पर जब कभी आप अकेले हों और आपने अपना खुद का शो सुना हो, कोई एक ऐसा शो जो जिसने आपको कुछ मोटिवेट किया हो? शो बहुत कम सुना है मैंने अपने, क्योंकि लाइव करते हैं तो वो तो नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि रिकॉर्डेड तो बहुत मरतबा यूट्यूब पे जाके, और मैंने हर बार शो सुन के मुझे मुझे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, मैं मायूस हो जाता हूँ कि ये मैंने क्या किया था। अच्छा। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे हर अपना पुराना काम अजीब सा लगने लगता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपना 10 दिन पहले का शो सुनूँ तो मुझे मज़ा नहीं आएगा कि इससे बेहतर हो सकता था, या कोई मुर्गा ऐसा सुन लूँ जो 2 साल पहले किया तो मैं सोचता था कि यार क्या कर रहा था मैं, इससे तो बहुत बेहतर कर सकता था। और जो लोग हैं इस लाइन के, और मेरे ख्याल से उनको भी ये करना चाहिए, क्योंकि अपनी ही चीज़ों से खुश हो जाना बेहतर है ना कि दूसरे हों। मैं तो और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और मायूस हो जाऊँ कि यहाँ पे कमी हो गई, और बेहतर करो और बेहतर करो, तो मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता अपनी खुशी की। इसीलिए शायद मैं दूसरों को दे पा रहा हूँ कि उसको इम्प्रूव करता रहूँ और लोगों को अच्छा कंटेंट मिले। बहुत ही बेहतरीन। नवेद साहब, आपने जब प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, आपने जश्न अदब को 10 साल पूरे होने के लिए मुबारकबाद दी थी, और जिस हुनर के लिए, जिस कला के लिए आप जाने जाते हैं, अब ज़रा आपको एक स्पेशल देखिए, जैसे कहना मौका भी है, दस्तूर भी है, कुंवर रंजीत साहब भी है। हाँ, एक नहीं, उसी वही कला को, जो आपका हुनर है, एक स्पेशल मैसेज देंगे आप जश्न अदब के लिए उसी तरीके से? ज़रूर। जश्न अदब, असल में मैं ये कहता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी को मैसेज दे सकूँ या मैं किसी को कुछ समझा सकूँ, और ये हकीकत है। बाखुदा मैं नहीं, मैं मॉडस्ट होने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा, और मैं ना बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मुझसे आता है बनना। मैं अभी भी तालीम में बहुत कम हूँ, मैं अभी भी एक्सपीरियंस में अगर आप कह लें तो चलिए मान के चलें कि 16 साल हो गए, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। जैसे मैं कई बार कॉलेज में जाता हूँ तो वो कहते हैं स्टूडेंट को कोई मैसेज दीजिए, अरे वो मुझसे 5 हाथ आगे हैं, वो बहुत ज़हीन है। सोशल मीडिया पे मैं हैशटैग का इस्तेमाल भी नहीं जानता कि मैं इंस्टाग्राम पे कैसे हैशटैग लगा दूँ, मेरी मैनेजर लगाती हैं, मुझे मालूम ही नहीं है ऑनेस्टली। मैं बहुत लेट आया था सोशल मीडिया पे, तो मैं क्या किसी को वो दूंगा। लेकिन मैं, हाँ ये है कि मैं बेस्ट विशेस या मैं दुआ कर सकता हूँ कि 10 साल अल्लाह ताला ने पूरे करवाए, आने वाले 10 और बेहतरीन और ख़ूबसूरत पूरे करवा दे हम सब के साथ, और चेहरों पे मास्क ना हो उस टाइम पे, और खैरियत से सबके घरों पर सेहतें रहें सबकी। लेकिन एक बात मैं ये हमेशा कहूँगा, ख़ास तौर से जो लोग यंग बैठे हुए हैं, और ये मैं जहाँ जाता हूँ मैं बात इसी से ख़त्म करता हूँ कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, या आप कोई भी काम कर रहे हो। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं, मैनेजर हैं, डॉक्टर हैं। शाहरुख खान की मूवी पता नहीं आप लोगों ने देखी है नहीं, ओम शांति ओम एक मूवी है, उसका एक डायलॉग है कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। ये मैं मानता ही नहीं। ज़रूरी नहीं है ना शाहरुख खान ने कहा कि मैं मान लूँ, मैं अपना बना लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो बेटे सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, मेहनत करता रहा। अगर कायनात ऐसी नहीं बैठी चाह रहा, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कायनात भी जब करेगी कि मेहनत करें आप, तो प्लीज़ मेहनत पर जुट जाएं। और वो किसी भी उम्र के लोगों के लिए कह रहा हूँ, अपने अपने तौर पे सब मेहनत कर रहे हैं। जश्न अदब अपने आप में एक बहुत बड़ी मेहनत है। रंजीत भाई ने माशाल्लाह, इनके लिए ताली हो जाए कि मुसलसल 10 साल तक। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आदमी जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले तो आदमी को उलझन भी होने लगती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरा शो नहीं चल रहा, इस इंसान ने, रंजीत भाई ने मुझे कई बार, ऐसा मैं हो ही नहीं सकता, इतनी जिम्मेदारी के बाद भी जब ये फ़ोन करते हैं बहुत मोहब्बत के साथ और बहुत होशो आवाज़ में, मतलब आदमी बौखला जाए कि इतना बड़ा है और सब कुछ करना है, सबको संभालना है। तो रंजीत भाई बहुत बहुत मुबारक आपको 10 साल, और इंशाल्लाह मिल के पूरे करेंगे आने वाले 10। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत ही जी रंजीत साहब। हाँ बिल्कुल, छपरिया का मैंने सुना दिया। मैं एक पर्सनल जो मेरा है, आप लोग सोचिए कि मैंने आपसे कितनी मोहब्बत करी है। वो इस तरह करी है कि मैं दिल्ली से ये कहता हूँ कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आपकी मोहब्बत के चक्कर में रोज़ गालियाँ खाता हूँ। जो मैं प्रैंक करता हूँ उसमें गालियाँ मिलती हैं मुझे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गालियाँ, प्रॉब्लम ये है कि कैसी कैसी। और दिल्ली में तो गुस्सा
वहाँ है। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी इंसान ने गाली दी, तो 5 मिनट तक तो मैं ये सोचता रहा कि ये फैमिली के किस मेंबर को लगी होगी। मैंने कहा यार इसमें तो माँ भी नहीं थी, इसमें बहन भी नहीं आई कहीं। बोला भैया तो खुद लगाता रहे, मैं तो बस गाली दे दी है। ऐसी ऐसी गालियाँ कि मुझे ताज्जुब होता है कि बनती हैं किसी कारखानों में, या तो लोग मिलके काम करते हैं कि नई बनाएंगे नई। इतनी अभी हमारी दिल्ली में गुस्सा इतना मशहूर है कि किसी साहब ने कहा कि हमारे चाचा हैं कोई, पटेल नगर में रहते हैं, उनका मुर्गा बना दो। तो मैंने कहा कुछ बता दो उनके बारे में। कहने लगा ऐसा तो कुछ खास नहीं है, उनको गुस्सा बहुत आता है। तो मैंने कहा तुम भी वहाँ डाल रहे हो मुझे जहाँ से बचना चाहता हूँ। बोला नहीं यार मैंने पैसे लगा लिए, शर्त लगा लिए, पैसे ले लिए अपने रिश्तेदार से कि नवेद तो बना ही देगा, तू हार जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे जब पता किया तो मैंने ये पूछा कि अच्छा ये देखिए गुस्से में भी इंसान अपनी फितरत नहीं भूलता। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं कॉल करता हूँ। तो मैंने कहा ऐसे बता दो क्या किया इन्होंने। कहने लगा इन्होंने रिसेंटली तो आसपास का यही है, एक जगह पार्टी में गए थे और इन्होंने अपने मोबाइल का बिल बहुत देर से जमा किया था और अब भी नहीं कर रहे हैं, दूसरा भी जमा नहीं किया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इनको फ़ोन किया, तो जैसे ही इन्होंने फ़ोन उठाया, तो क्योंकि मैं एयरटेल में था पहले तो मुझे वो अंदाज़ आते थे जैसे बोलते हैं कस्टमर केयर वाले। इन्होंने फ़ोन उठाया तो मैं शुरू हो गया, जैसे ही हेलो कहा मैं शुरू हो गया। मैंने कहा सर वेरी गुड मॉर्निंग, मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके ने बिल बहुत देर से जमा किया था, आपके एयरटेल का बिल नहीं मिला है, इस वजह से हम आपके मोबाइल फ़ोन की तार काट रहे हैं। अब ये गुस्से में यही भूल गया कि मोबाइल फ़ोन में तार होता ही नहीं। बोला तार काट के देख, तू तार काट के देख, अगर तूने तार काट दी गर्दन कटेगी तेरी। मैंने कहा सर मेरी तो कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो मुलाजिम हूँ यहाँ का, आप ये कर रहे हैं सर, मैं आपका तार काट रहा हूँ। मैंने हमारे साउंड इफेक्ट होते हैं, मैंने कच करके आवाज़ निकाली। मैंने कहा सर आपका तार कट गया है, आपकी आउटगोइंग इनकमिंग सब बंद, फ़ोन डेड। अब ये गुस्से में यही भूल गया कि मैं फ़ोन डेड कर रहा हूँ, अब बात उसी फ़ोन पे कर रहा है मुझसे। तूने मेरा फ़ोन डेड कर दिया, अब तू डेड है। और गाली देनी शुरू कर दी, तरह तरह की गालियाँ। मैं तो माइक हेडफोन उठा के भी रख दिया, फिर हेडफोन 10 मिनट देख रहा हूँ, फिर उठाया, फिर शुरू हो गया। और मैंने कहा यार गाली मत दो। फिर मुझे लगा कि जब एक स्टेज आ जाती है जब मुझे ही बुरा लगता है, फिर मैंने कहा इनसे कि सर मजाक कर रहा था, मुर्गा बना रहा था, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद सबसे बड़ी वाली थी। मेरे तो अरमानों पे पानी फिर गया कि मैं समझ के आ रहा था अपने आप को। मतलब मुझसे बोला कि तू नवेद है तो ख़रीद लिया है तूने, मतलब तुम लोगों को परेशान करोगे, हम कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, हम बैठे हैं, क्या पहने हुए हैं, पहने हुए भी नहीं पहने हुए हैं, मगर तुमने तो फ़ोन कर दिया उठा के, और ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम पे केस कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा सर माफ़ी मांग रहा हूँ। कह रहा नहीं माफ़ी नहीं, और धमकियाँ, बुरी बुरी धमकियाँ, और ये कर देंगे वो कर देंगे। जब ये चिल्ला रहा था, जब मैंने सोचा कि क्या करूँ यार, जब ये ज़्यादा गाली देने लगा, मैंने कहा सर आप सुनिए, ये एक मिर्ची मुर्गा सेगमेंट है जिसमें हम रोज़ कॉल करते हैं, रोज़ किसी को मुर्गा बनाते हैं, जो मुर्गा बन के हंस देता है उसको एक वॉशिंग मशीन फ्री देते हैं। ये 5 सेकंड में ऐसा था इंसान। नवेद यार आप कमाल हो यार नवेद, मतलब मैं मान गया यार आपको। तो मैंने कहा सर आप तो गालियां दे रहे थे। अरे तो यार अपने को दे नहीं सकते क्या यार, क्या हो गया, 5 गालियां दे दी तो। मैंने कहा सर वो तो बहुत बुरी बुरी दे रहे थे। तो तू मेरे को दे दे बुरी बुरी, तेरे को बुरी लगी है तो दे दे तू बुरी बुरी। मैंने कहा सर ऐसे नहीं देनी चाहिए, चल यार गॉड ब्लेस यू, ऐसे नवेद करता रहा यार, तू बहुत खुशियाँ फैलाता है, ये फैलाता है। मैंने कहा चलिए सर मैं फ़ोन रख रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। बोला हेलो वॉशिंग मशीन। मैंने कहा मुर्गा तो अब बना है आपका, फिर शुरू हो गया गड़गड़ 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 करके। तो मुझे गुस्से में भी फितरतें मिली और खुशियों में भी फितरतें मिली। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं लोगों से ही सीखा हूँ और वो लोगों तक ही पहुँचा देता हूँ। तो ऐसा कुछ ख़ास किया नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत है और लोगों का सिखाया हुआ है जो लोगों तक पहुँच जाता है। ज़ोरदार तालियां हो जाएं। आज नवेद साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने अपने ज़िंदगी के कई पहलुओं से हमें तारुफ करवाया। एंड आई कैन सी रंजीत साहब, रंजीत जी प्लीज़। प्रोफेसर अशोक सर हमारे साथ इस समय स्टेज पर। और किसी भी शागिर्द के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है जब उस्ताद से आशीर्वाद दुआएं मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत अशोक सर बैठे हुए थे और मौका बिल्कुल बिल्कुल 10 साल नवेद भाई का शूट था और हमने 2 दिन 4 दिन पहले कहा हम नहीं तो इनको पहले ये रस्म पूरी कर ली है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ना चलिए, अभी वो सेशन में है।
अगले में आपके साथ ही। हम जो है इनको ट्रेस नहीं कर पाया। फिर अचानक एक दिन, अरे रंजीत भाई मैं तो बिजी था, तो बाबा क्या क्या करूँ। मैंने कहा कि हमारा तो अब 4 दिन बचे हुए शेड्यूल में, क्या करें। कह रहे कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ। और मैं कुछ भी करें। 10 साल 5 साल से, पिछले 5 साल से 2017 16-17 से जब हम वहाँ गए, वहाँ और यहाँ जब जहाँ भी हुआ, ये दोनों हमारे जो दोनों फेज थे उसमें नवेद भाई की शिरकत थी और वो शामिल हुए। ना सिर्फ शामिल हुए, हर दफ़े उन्होंने नवाजा। बहुत शुक्रिया नवेद भाई कि आप तशरीफ़ ले आए और आपने हमें नवाजा और हमारे इस जश्न में 4 चांद लगाए आपने। बहुत शुक्रिया। नावेद साहब की खूबी क्या है कि ये बहुत जल्दी दिल जीत लेते हैं, और दिल जीतने का हुनर इनको अपने आप की सादगी से आया है कि अपने आप को विद्वान न बनाओ कभी भी। ज़िंदगी में जो बहुत अक्लमंद सिद्ध करना चाहता है स्वयं को, या समझता है कि वो तुमन का भी बाप है और खां भी है और खान साहब का भी वो ऊंचा ओहदा पाए हुए है। हर चीज़ का जो इलाज है वो सादगी है, और गुस्से का इलाज गुस्सा कभी नहीं होता है। ये इतने चरम बिंदु तक उसको क्रोधित कर देते हैं कि आदमी क्रोधित न हो तो लगता है कि गुस्सा के बजाय क्यों फुस्सा है ना, उसको और जल्दी से। लेकिन प्यारे नावेद, पिछले इतने बरस में सब लोग जान गए हैं कि हम मुर्गा बनाए जाने वाले हैं, तो वो भी आपके बराबर आके टक्कर पे अपना हुनर दिखाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। और यही आपकी जीत है, यही आपका वो कारनामा है जो सादगी से इतने आगे तक आ गया है। मैंने तो इनके एक क्लास, कभी मेरे क्लास में चुपचाप आ गए होंगे तो इन्होंने BBS किया है, लेकिन मैं भी एक लोकप्रिय अध्यापक था तो उसमें रेडियो की भी एक क्लास चलती थी। हम रचनात्मक लेखन का कराते थे, कुछ को भी बुलाते थे। और मैं आपको बताऊं, अभी तो थका हुआ हूँ। हर काम न कर पाने वाला इंसान ऐसे कहता आज जरा गला ठीक नहीं है, गला खराब। मैंने 67 में रेडियो का ऑडिशन दिया था, 67 में मथुरा आकाशवाणी। तो मेरा भी हाल वही था, कोई उस्ताद नहीं, कोई बताने वाला नहीं, लेकिन एक ठकार साहब थे। ज़िंदगी में हर किसी के एक ठकार साहब होते हैं। वो ठकार साहब को ठोकर मारने का भी अंदाज़ आता है और पुचकारना भी आता है। तो ये जो माइक से दूरी बनाने की कला है, ये ठकार साहब ने सिखाई। क्योंकि आप जब किसी के कान पे कुछ कहेंगे तो जाहिर है आपकी आवाज़ कम होगी, उसका थ्रो कम होगा। अगर यहाँ पे ही चीखने लगेंगे तो जाहिर है कि कान फट जाएंगे उस आदमी के। तो जब आप बहुत तेज़ बोलने लगें तो आप या तो अपने आप को दूर कर लीजिए या माइक को दूर कर लीजिए। इतने बुनियादी सिद्धांत उन्होंने हमें ठकार साहब ने बताया था, और आज तक याद है वो कि माइक से कितनी दूरी बना के हम अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एक बार और तालियां बजाइए नावेद के लिए, बहुत बहुत।